हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन ऑनलाइन। माई सेल्फ अविनेश सैनी। और सेंटर ऑफ मास फ्रेम कंसेप्ट से आज हम एक और नए टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, दैट इज स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, जिनको आप नॉर्मली ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाता है। यहां पर जब आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम से सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन भी सिंपल होगा और कुछ और उसमें एडिशनल क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, जैसे ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें स्प्रिंग इनिशियली नेचुरल लेंथ पर है और ये पूरा सिस्टम स्मूथ सरफेस पर रखा है। आपने एक ब्लॉक को आगे की तरफ वेलोसिटी दी है, एक ब्लॉक की वेलोसिटी आगे की तरफ है 10 मीटर पर सेकंड, इसका मास है 2 kg, और उसको पीछे की तरफ दिया 5 मीटर पर सेकंड, इसका मास है 3 kg। तो अगर आप ग्राउंड फ्रेम से देखें तो जो ब्लॉक 2 kg है, इस ब्लॉक का आगे की तरफ मोमेंटम हो गया 20 और दूसरे ब्लॉक का पीछे की तरफ मोमेंटम हो गया 15, तो नेट मोमेंटम इनका पॉजिटिव है। ग्राउंड फ्रेम से आप मोमेंटम कंजर्व करते हैं, इसमें मैक्सिमम एलोंगेशन सॉल्व करना होता है, मैक्सिमम कंप्रेशन सॉल्व करना होता है, और जब मैक्सिमम एलोंगेशन होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, तो दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी कितनी होगी, या फिर पूरे मोशन के दौरान इन दोनों ब्लॉक्स की मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी क्या क्या हो सकती हैं, ये हमें सॉल्व करना है। मैक्सिमम एंड मिनिमम एक्चुअली स्पीड कैलकुलेट करते हैं, वेलोसिटी का मतलब हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की नहीं है। अभी ग्राउंड फ्रेम से ये सॉल्व करना तो आसान होता है कि मैक्सिमम एलोंगेशन कितना होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, और मैक्सिमम एलोंगेशन और कंप्रेशन के टाइम पर दोनों की स्पीड क्या क्या होगी। आई होप कि वो वाला पार्ट शायद आपको आता होगा। मैं इसको सेंटर ऑफ मास फ्रेम से आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। अगर आप इस क्वेश्चन में इनिशियली देखें कि इनिशियली इन दोनों सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में होगा, उस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी अगर हम वो कैलकुलेट करें। द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा m1v1 20 माइनस m2v2 15 डिवाइडेड बाय टोटल मास 5, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो गई 1 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स राइट। सेंटर ऑफ मास राइट में जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड से। अब इसको अगर आप सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में देखते हैं, ऑब्जर्वर को आपने सेंटर ऑफ मास पर ही बैठा दिया, तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में मैं नेक्स्ट स्लाइड पर डायग्राम बना रहा हूं। आई होप कि ये सब डेटा आपको पता चल गया होगा, याद हो गए होंगे अभी तक क्या क्या लिखे हुए हैं। सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, अब इस सिस्टम को ड्रॉ किया जाए तो यहां जो 2 ब्लॉक वाला मास 2 kg वाला मास है और इस तरफ 3 kg वाला मास है, वो 2 kg वाला मास 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा था, सेंटर ऑफ मास 1 से आगे जा रहा है, तो आप ये कहेंगे कि इनिशियली सिचुएशन ये है कि सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ये 9 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है 10 माइनस 1। ये 5 से पीछे चला था, सेंटर ऑफ मास 1 से आगे जा रहा है, तो एक्चुअल में सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में 6 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रहा है। एक पॉइंट मैंने आपको बताया था, विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज ऑलवेज जीरो। देखिए, जीरो आ गया, उसका 18 आगे, इसका 18 पीछे। ग्राउंड फ्रेम में हालांकि सिस्टम का लीनियर मोमेंटम जीरो नहीं है, लेकिन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हमेशा जीरो रहेगा। अब मुझे ये बताओ, ये दोनों ब्लॉक स्प्रिंग को बाहर की तरफ खींचेंगे, स्प्रिंग में मैक्सिमम एलोंगेशन कब होगा? जब तक ये दोनों ब्लॉक रुक ना जाए। दोनों एक साथ रुकेंगे अलग अलग टाइम पर, यह भी सोचने वाली बात है। तो अगर हम सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में देखें तो फाइनल मोमेंटम भी हमेशा जीरो रहना, हमेशा मोमेंटम जीरो रहना। तो जिस टाइम पर एक ब्लॉक की वेलोसिटी जीरो बनेगी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, दूसरे की भी उसी टाइम जीरो बननी होगी, अदरवाइज लीनियर मोमेंटम जीरो नहीं हो पाएगा। सो दे विल कम्स टू रेस्ट साइमल्टेनियसली विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो ये दोनों एक साथ यहां रेस्ट में आएंगे, ये भी रेस्ट में आ गया, इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, ये भी रेस्ट में आ गया, इसकी भी वेलोसिटी जीरो हो गई, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में जीरो हुई? सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। तो यही मैक्सिमम एलोंगेशन होगा। सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी जीरो हुई है, तो आप कह सकते हो इस वक्त जब मैक्सिमम एलोंगेशन है, उस वक्त दोनों ब्लॉक एक्चुअल में कितनी वेलोसिटी चल रहे हैं? दे आर एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, सो दे आर मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब मैक्सिमम एलोंगेशन के टाइम पर ग्राउंड फ्रेम से देखें तो दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी एक्चुअल में 1 मीटर पर सेकंड होगी, ये भी 1 से आगे चल रहा होगा, ये ग्राउंड में होगी, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में जीरो होगी। आपको बताना है मैक्सिमम एलोंगेशन कितना होगा, तो वर्क एनर्जी लगा दो।
वर्क डन बाय स्प्रिंग, और तो कोई फोर्स वर्क कर ही नहीं रहा है। दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। एंड स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी आप यहां पर वो लिखो, काइनेटिक एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है? हाफ टोटल मास m1 प्लस m2 इंटू वीसी का स्क्वायर प्लस हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर। वी रिलेटिव इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो आप ध्यान से देखिए, इनिशियली तो दोनों में रिलेटिव वेलोसिटी थी, उसकी आगे 10 थी, इसके पीछे 5 थी, रिलेटिव वेलोसिटी 15 थी, अभी 15 ही है, बिकॉज रिलेटिव वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चाहे आप ग्राउंड फ्रेम से देखें चाहे सेंटर ऑफ मास से, रिलेटिव वेलोसिटी सेम आएगी। फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी 0 बन गई, तो स्प्रिंग ने जो भी वर्क किया वो इसी वाली काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर रहा है ना। सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी नहीं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की स्पीड चेंज नहीं हुई, वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, मोमेंटम चेंज नहीं हुआ। सो यू कैन से वर्क डन बाय स्प्रिंग, अगर ये मैक्सिमम एक्स एलोंगेट हुआ तो वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या हो गया? माइनस हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो 0, सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव वाली इनिशियली कितनी थी? हाफ, म्यू म्यू हो जाएगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये वैल्यू आप पुट कर लेंगे, m1 2 kg है, m2 3 kg है, 2 3 यहां पुट करेंगे, k की वैल्यू रखेंगे, और v रिलेटिव कितना था? 15 का स्क्वायर। आप चाहे तो एज अ फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, x मैक्सिमम देखो इतना आ जाएगा, 2 2 कैंसिल हो गया, आप इसको ही लिख सकते हैं v रिलेटिव अंडर रूट म्यू बाई के। भाई इसे मैं इस पूरे टर्म को ये लिख सकता हूं ना, हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला टाइप का बन गया, सीधा याद रखो, एक लाइन में आंसर मिलेगा, राइट। अब देखिए क्या यहां पर रुके रहेंगे, फिर ये वापस आएंगे। अब स्प्रिंग स्टेज है तो स्प्रिंग इन दोनों पर अंदर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, अब दोनों वापस आएंगे। जब ये वापस नेचुरल लेंथ पर आ जाएगा स्प्रिंग, जब ये नेचुरल लेंथ पर आ जाएगा तो स्प्रिंग अब इन पर पॉजिटिव वर्क कर रहा है। आप ये भी कह सकते हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस हुआ था वो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में चला गया था, और वापस नेचुरल लेंथ पर आते हुए वही पोटेंशियल फिर से किस फॉर्म में आ जाए? काइनेटिक की फॉर्म में। तो जितनी स्पीड से पहले आपको ये आगे जाते दिखे थे वही स्पीड 9 इसकी पीछे होगी और इसकी आगे होगी। अब स्प्रिंग को मैक्सिमम कंप्रेस करेंगे, मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम पर फिर से वेलोसिटी 0 बनेगी, किसके रेस्पेक्ट में? सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तब भी वो 1 1 से आगे चल रहे होंगे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। सेंटर ऑफ मास की 1 थी ना, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में 0 हुआ, और मैक्सिमम कंप्रेशन की वैल्यू भी एग्जैक्टली यही आएगी, मैक्सिमम एलोंगेशन एंड मैक्सिमम कंप्रेशन विल बी सेम। ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट हमसे पूछा गया था कि पूरे मोशन के दौरान ए और बी की मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी क्या क्या होंगी। अब आप ध्यान दो, ए और बी की मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी? मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी? जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में होगा, तब स्प्रिंग के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, सारी एनर्जी किसके फॉर्म में होगी? काइनेटिक के फॉर्म में। तो जो भी वो मैक्सिमम मिनिमम वाली वैल्यू आनी है वो तभी आनी है जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में। इसको भी अगर आप सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में देखोगे तो इजीली समझ पाओगे। देखिए इनिशियली सिचुएशन क्या थी, मैं नेक्स्ट स्लाइड पर बताता हूं। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इनिशियली सिचुएशन ये थी कि ये जो 3 kg वाला ब्लॉक है ये पीछे जा रहा था 6 से, और जो दूसरा ब्लॉक है 2 kg वाला ये 9 से आगे गया था। फिर कहीं जाकर इनमें मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ, मैक्सिमम एलोंगेशन के टाइम पर दोनों की सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी 0 0 बन गई, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। तो एक्चुअली ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेस्पेक्ट दोनों 1 से आगे जा रहे हैं। फिर ये वापस आएंगे, जब वापस आएंगे तो जब इसी पोजीशन पर होंगे तो उस वक्त इसका 9 पीछे होगा और इसका 6 आगे होगा। ये किसके रेस्पेक्ट में? सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। अगर आपको बताना है कि ग्राउंड फ्रेम से देखने पर इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटीज क्या क्या होंगी, तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक की वेलोसिटी -9 से +9 तक वेरी कर रही है,
एक बार -9 है, एक बार +9 है। सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक की वेलोसिटी -6 से +6 तक वेरी कर रही है। ये सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में है। अगर ग्राउंड फ्रेम में बताना है तो इनमें सेंटर ऑफ मास की ऐड कर दो। तो ग्राउंड फ्रेम में इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या है? -5 से 7, और ग्राउंड फ्रेम में इसकी वेलोसिटी क्या होगी? -8 से 10। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, -8 का मतलब डायरेक्शन चेंज हुआ है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी। तो अगर स्पीड वाली बात करनी है तो मैक्सिमम स्पीड इसकी 10 है और मिनिमम स्पीड नहीं, डायरेक्शन चेंज हुआ, -8 हुआ, तो कहीं ना कहीं वेलोसिटी 0 बनी होगी, रेस्ट में आया होगा। तो अगर यहां निगेटिव आ गया कोई पार्ट तो आप मिनिमम स्पीड क्या कहेंगे? 0, और मैक्सिमम क्या कहेंगे? 10। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक बार ये आपको 7 से आगे जाता दिखेगा और एक बार 5 से पीछे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये 5 से पीछे जा रहा है और एक बार 7 से आगे भी गया था, तो दैट मीन्स इसने भी अपना डायरेक्शन चेंज किया, और जहां डायरेक्शन चेंज किया वहां एक मोमेंट के लिए स्पीड क्या बनी होगी? 0। तो इसकी भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मिनिमम स्पीड 0 होगी और मैक्सिमम 7 होगी। This is how you can easily calculate maximum and minimum velocity of objects in ground frame as well as in center of mass frame. देखो इसके सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में -9 से 9 है, तो -9 मिनिमम नहीं कह सकते आप, मिनिमम तो 0 है ना, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में मिनिमम 0 है। इसकी भी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में मिनिमम 0 है। वैसे हमने मैथमेटिकल लिखा तो -6 से +6 आ गया। तो उसमें ध्यान ये रखना है कि जहां पर जब ग्राउंड के फ्रेम में लाओगे और एक आंसर निगेटिव रह गया तो इसका मतलब उस ब्लॉक ने डायरेक्शन चेंज किया है, उसे आप 0 कर देंगे, मिनिमम स्पीड विल बी 0। अब आप एंटायर मोशन के दौरान मैक्सिमम मिनिमम काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो। इस ब्लॉक की मिनिमम काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, इसकी भी कभी ना कभी 0 होगी। उसकी मैक्सिमम होगी ½ 2 × 10 का स्क्वायर, इसकी मैक्सिमम होगी ½ 2 × 7 का स्क्वायर। ये बहुत सारे एडिशनल क्वेश्चन है जो आपसे आगे पूछे जा सकते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन ये कि इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन बताओ। आई होप कि अब इसको डायरेक्ट आप सॉल्व कर लेंगे। मैक्सिमम कंप्रेशन कैलकुलेट करना है तो मैक्सिमम कंप्रेशन का सीधा सीधा फॉर्मूला लग जाएगा, वो यू कैन राइट इट x मैक्सिमम इक्वल्स टू v रिलेटिव इंटू √μ/k। v रिलेटिव क्या बनेगा? 20 - 10 आ गया, और ये बन जाएगा 10 इंटू म्यू कितना होगा? m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, 8/6, दैट इज 4/3, 4/3 इंटू 100। तो इससे x की मैक्सिमम कंप्रेशन में मिल जाएगा। अगर इस सिनेरियो को हम देखें तो ये जो पूरा सिस्टम है सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में केवल ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो एक आगे जाएगा दूसरा पीछे जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास के एस्पेक्ट में सिस्टम केवल यूं ही ऑसिलेट करेगा, और ग्राउंड के एस्पेक्ट में ऑसिलेट करते करते साथ साथ आगे भी बढ़ेगा। अगर ग्राउंड के एस्पेक्ट में देखें तो सिस्टम कुछ इस तरीके से मूव करेगा। देखो ये कंप्रेस हुए फिर बाहर गए, एलोंगेशन हुआ, मैक्सिमम एलोंगेशन के बाद फिर से कंप्रेशन होगा, और साथ साथ सिस्टम आगे बढ़ता रहेगा, बिकॉज सेंटर ऑफ मास इज नॉट एट रेस्ट। नेचुरल लेंथ पर आएंगे, मैक्सिमम मिनिमम वेलोसिटी, वो डेटा जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके बताया कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो आप यहाँ पर जो डेटा आ रहा है वो डेटा उसी वैल्यू से आ रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ कहाँ पर होगी। कहीं निगेटिव आ गया तो उसको हम 0 ले लेंगे, पॉजिटिव है तो मैक्सिमम कंसिडर किया जाएगा। सो आई होप कि मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड कैसे सॉल्व करते हैं यूजिंग सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये पॉइंट आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। इसी सिस्टम को आप सेंटर ऑफ मास से देखेंगे तो आपको केवल सिस्टम ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता दिखेगा, उसी को आप ग्राउंड फ्रेम से देखेंगे तो वो ऑसिलेट भी करेगा और आगे भी बढ़ता रहेगा। तो इन क्वेश्चन को जो दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया जिसका एनिमेशन दिखाया वो आपके लिए एज अ होमवर्क है, आप उसमें वो सारी चीजें कैलकुलेट कीजिएगा, मैक्सिमम कितना होगा, मिनिमम कितना होगा, कंप्रेशन, एलोंगेशन, ये सब सॉल्व करना। और पहले क्वेश्चन से मैं कंफर्म हूं कि वो अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।